हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग पढ़ाया था और उसमें बहुत सारे मेथड के बारे में डिस्कशन किए थे। उसमें एक मेथड आपका छूट गया था, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी हम लोग एवरेज मेथड पढ़ लिए थे, मूविंग एवरेज मेथड पढ़ लिए थे, एक्सपोनेंशियल मेथड पढ़ लिए थे। तो याद होगा आपको, जब हम लोग एवरेज मेथड पढ़ते थे तो उसमें आपको बताए थे कि अगर हमको किसी मंथ का फोरकास्टिंग निकालना है, मतलब इस तरह का फोरकास्टिंग वहां किया जाता है जहां पर मेरे पास पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में यही पढ़ाई करते हैं कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि एवरेज मेथड में हम लोग क्या पढ़ाई किए थे। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का हमको फोरकास्टिंग निकालना है और मेरा जो मंथ है वो अगस्त है, तो आपको 8 मंथ का फोरकास्टिंग निकालना है। इसका मतलब है कि आपके पास 7th मंथ का डेटा है। अब सारे डेटा को जोड़ के उसका एवरेज निकाल लीजिएगा तो आपको अगस्त का फोरकास्टिंग निकल जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज मेथड कहते हैं। मूविंग एवरेज मेथड का मतलब होता है कि बहुत पुराना डेटा को लेके ना एवरेज निकाल के हम कुछ ही मंथ का, मतलब रिसेंट कुछ मंथ का एवरेज निकाल के फोरकास्टिंग करें, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज मेथड कहते हैं। और इसी में एक वर्ड जोड़ दिया है, वेटेड। इसका मतलब है कि जो रिसेंट डेटा आया हुआ है, तो कंपनी क्या करती है या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो रिसेंट डेटा होता है उसको ज्यादा महत्व देती है। जैसे मान लीजिए हमको अगर अगस्त का फोरकास्टिंग करना है, तो मेरे लिए जो रिसेंट डेटा होगा वो जून जुलाई का सबसे ज्यादा रिसेंट डेटा होगा, उस पर ज्यादा हम महत्व देंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किए, मान लेते हैं कि एक सैमसंग का नया जो है हैंडसेट बना है, मोबाइल बना है, तो जब वो मोबाइल मार्केट में नया आएगी तो नो डाउट कस्टमर के बीच में उसका क्रेज रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा, तो उस मंथ ज्यादा उसका सेल आउट होगा, फिर नेक्स्ट मंथ कुछ और सेल आउट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका सेल आउट थोड़ा कम होगा। तो अगर हमको नेक्स्ट मंथ का फोरकास्टिंग करना है तो हम बहुत पुराने डेटा को लेके अगर फोरकास्टिंग करेंगे तो मेरा फोरकास्टिंग सही नहीं होगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि मोस्ट रिसेंट डेटा को ही लीजिए और उस रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज दे दिए। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, मतलब जो रिसेंट डेटा है उसको हम लोग ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि जो पिछले मंथ मेरा जितना सेल आउट हुआ था या पिछले मंथ मेरा जितना डिमांड था, आने वाले मंथ में भी लगभग वही सेल आउट हो सकता है या डिमांड हो सकता है। 5 मंथ पहले मेरा सेल आउट क्या था या 5 मंथ पहले मेरा डिमांड क्या था, वो आपका रिसेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? तो इस तरह के मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मूविंग एवरेज मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो जिस मंथ का हमको फोरकास्टिंग करना है, चाहे डिमांड के रिस्पेक्ट में या सेल के रिस्पेक्ट में, तो उसमें जो एकदम मोस्ट रिसेंट डेटा आया होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमको अगस्त का करना है तो जुलाई सबसे मोस्ट रिसेंट डेटा है, फिर आपका थोड़ा कम जून है, फिर आपका उसी तरह से अलग अलग मंथ हम लोग लेते जा रहे हैं। तो कह रहा है कि एक फोरकास्टिंग मेथड, एक ऐसा फोरकास्टिंग मेथड दैट गिव मोर वेट। वेट का मतलब यहां पर वजन नहीं है, वेट का मतलब हो गया महत्व। तो कह रहा है ए फोरकास्टिंग मेथड दैट गिव मोर वेट ऑन रिसेंट डेटा एंड लेस ऑन पास डेटा, मतलब एक ऐसा फोरकास्टिंग जो रिसेंट डेटा को ज्यादा महत्व देता है एज कंपेयर टू जो आपका पास डेटा है। क्लियर एकदम हो गया? कह रहा है कि इन वेटेड मूविंग एवरेज मेथड ईच पास्ट डिमांड in the moving average can have its own weight and the sum of the weight is equal to 1। क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है कि इन वेटेड मूविंग एवरेज मेथड में, मतलब इस तरह के मेथड में, each past demand in the moving average can have its own weight। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, अगस्त का फोरकास्टिंग करना है, ठीक है, तो आप क्या किए हैं, यहां पर अप्रैल ले लिए, अप्रैल ले लिए, मई ले लिए, जून ले लिए, जुलाई ले लिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका रिसेंट डेटा हो गया। अब क्या कीजिए, तो जुलाई वाला जो डेटा है इसको ज्यादा वेटेज हम लोग देंगे, इसका क्या करेंगे, ज्यादा वेटेज देंगे, फिर थोड़ा कम इसको देंगे, फिर थोड़ा कम इसको देंगे, फिर थोड़ा कम इसको देंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि
इसमें कि इन वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, इस तरह के मेथड में ईच पास डिमांड इन द मूविंग एवरेज कैन हैव इट्स ऑन वेट एंड द सम ऑफ द वेट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर हमको अगस्त का फोरकास्टिंग करना है और हम 4 मंथ पीछे का डेटा लेके फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो जुलाई वाले को हम ज्यादा वेटेज देंगे, जून वाले को थोड़ा कम देंगे, मई वाले को उससे थोड़ा कम देंगे और अप्रैल वाले को उससे भी कम देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम, और ये याद रखना है ये जितना भी वेटेज दीजिएगा इसका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर परसेंटेज में बात हो तो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जुलाई का हम वेटेज दिए कि नहीं, जुलाई का डेटा को हम 60% का वेटेज देंगे, जून के डेटा को हम मान लेते हैं कि 25% का वेटेज देंगे, फिर मई का डेटा को हम मान लीजिए कि 15% का वेटिंग देंगे, ठीक है, या यहां पर मान लीजिए कि 10% का वेटिंग देंगे, ठीक है, 10% का वेटिंग देंगे, तो आपको अप्रैल का कितना देना होगा, 5% का। मतलब ऐसा कीजिए कि इसका जो सम हो वो 100% हो। जैसे अगर पॉइंट में देंगे तो हो सकता है इसको हम लोग 0.6 का वेटेज दें, इसको हम लोग 0.25 का वेटेज दें, इसको 0.1 का दें, इसको 0.05 का वेटेज दें, पर टोटल जब सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर ये जो वेटेज देंगे वो कोई नियम है, कानून है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि ऐसे रेंडमली लेंगे? तो याद रखना है 2 तरीका है, या तो आप रेंडमली ले लीजिए, नहीं तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग के टॉपिक के अंदर क्या रहेगा, आपका वेटेज दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, रेंडमली एज्यूम कर लेंगे। तो कह रहा है, ठीक है, एंड द सम ऑफ द वेट इज इक्वल टू 1, दैट इज एवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेट ऑफ ईच पीरियड बाय द वैल्यू ऑफ दैट पीरियड एंड बाय एडिंग द प्रोडक्ट टुगेदर। अब इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो यहां से हम लोग फिर से डिफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास इन ए 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, मान लेते हैं कि हम लोग 3 मंथ वेटेज मूविंग एवरेज मेथड के मदद से हम लोग किसी का फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं। तो इन ए 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज मॉडल द मोस्ट recent period might be assigned a weight of 0.5। मतलब मान लीजिए अगर हमको अगस्त का फोरकास्टिंग करना है तो मेरे लिए मोस्ट 3 पीरियड जो है, 3 मंथ रिसेंट कौन होगा, तो आपके पास हो जाएगा अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई को हम सबसे ज्यादा वेटेज दे दिए, कितना दे दिए, 0.5। सेकेंड मोस्ट रिसेंट पीरियड को हम कितना वेटेज दे दिए, तो 0.3। और थर्ड मोस्ट रिसेंट पीरियड को हम वेटेज कितना दे दिए, 0.2। अब ये आप या तो मैथमेटिकली इसका वेटेज निकालिए, नहीं तो क्या करेंगे, वी एज्यूम इट रेंडमली, नहीं तो हम इसको रेंडमली एज्यूम कर लेंगे। इवन ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब देखिए फोरकास्टिंग हमको करना है, किसका करना है, तो आपको किसी मंथ का करना है, तो जिस मंथ का करना है उससे पहले आपके पास पुराना डेटा अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए हमको 7वां मंथ का करना है, ठीक है, तो हमको यहां पर 7वां मंथ का करना है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे फोरकास्टिंग किसका करना है, 7वां मंथ का। तो ये देखिए 6 + 1 कर देंगे तो ये 7th मंथ का फोरकास्टिंग हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहां पर वेटेज दिया रहेगा, तो वेटेज किसका दिया हुआ है, 6 मंथ का। डिमांड किसका दिया हुआ है, 6 मंथ का। वेटेज फिर नेक्स्ट किसका लेना है, वेटेज 5th मंथ का, डिमांड 5th मंथ का। वेटेज 4 मंथ का, डिमांड 4 मंथ का, और डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है। तो जितना भी वेटेज दिया हुआ है, तो W6, W5 + W4, ये सबको हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, फोरकास्टिंग उस 7th मंथ का निकल जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर 7 मंथ। अगर F7 निकालना है तो देखिए T आपका 6 हो गया, इसका मतलब पुराना आपका रिसेंट जो डेटा है वो 6 मंथ तक है। इसका मतलब है 6 + 1 तो 7th मंथ हो गया। तो यहां पर देखिए वेटेज किसका लेना है, 6 मंथ का, डिमांड 6 मंथ का। वेटेज आपका किसका लेना है, 5th मंथ का, 5th मंथ का, और डिमांड 5th मंथ का। वेटेज किसका लेना है, 4 मंथ का, और डिमांड 4th मंथ का। आप चाहे इसको 1 2 लिखिए या आप जो भी रिसेंट डेटा है उसके नोटेशन पर लिख दीजिए।
कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स के मदद से समझने का कोशिश करते हैं, तो सारा का सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ये थ्योरेटिकल यहां से नहीं पूछेगा, यहां पर जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वेटेज गिवन फॉर द डिमांड फॉर द 6th, 5th एंड 4th मंथ आर 0.5, 0.3, 0.2। तो सबसे पहला हम लोग के पास गिवन क्या है, तो वेटेज दिया हुआ है, वेटेज दे दिया हुआ है। वेटेज कितना दिया हुआ है, तो 6 मंथ का, देखिए पहला 6 मंथ का है, तो 6 मंथ का वेटेज 0.5 दे दिया है, क्वेश्चन में वेटेज 0.5 दे दिया है। फिर आपको वेटेज कितना दे दिया है 5th मंथ का, तो 0.3 दे दिया है। फिर वेटेज आपको 4th मंथ का कितना दे दिया है, तो 0.2 दे दिया है। बस ये दिमाग में याद रखिएगा कि इसका जो सम होगा, इसका मतलब W6 प्लस W5 प्लस W4 इज इक्वल टू 1 होगा। अगर कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ये पॉइंट में ना देके परसेंटेज में देगा, तो हो सकता है ये 50% हो, ये 30% हो, ये 20% हो, तो परसेंटेज होगा तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। यहां तक तो समझ में आ रहा है। डिटरमाइन द फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर द 7th मंथ। आपको क्या करना है, फोरकास्टिंग निकालना है। किसका निकालना है, तो 7th मंथ का निकालना है। तो 7th मंथ का निकालने का और किस मेथड से निकालना है, तो वेटेड मूविंग एवरेज मेथड से निकालना है। तो 7th मंथ का निकालना है, तो वेटेज आप किसका लेंगे, एक मंथ पीछे का, तो 6 डिमांड 6 प्लस वेटेज 5 डिमांड 5 प्लस वेटेज 4 डिमांड 4, क्योंकि आपको बोला है कि 3 पीरियड 3 मंथ का आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, W6 प्लस W5 प्लस W4, और इस फॉर्मूला पर डाल देंगे तो वी कैन इजिली कैलकुलेट या वी कैन इजिली फाइंड आउट द फोरकास्टिंग ऑफ 7th मंथ। अब इसके लिए क्या कर देंगे, हम लोग थोड़ा सा यहां पर टेबल बना लेंगे, या मेरे पास ऑलरेडी रिसेंट डेटा यहां पर सारा दिया हुआ है। तो ये देखिए आपको क्या है, 7th मंथ का फोरकास्टिंग करना है, 7th मंथ का फोरकास्टिंग करना है, तो ये F फोरकास्टिंग किसका, 7th मंथ का, इज इक्वल टू कितना कर सकता हूं, तो W6 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 गुना 6 मंथ का, आपको देखिए यहां पर डिमांड कितना दिया हुआ है, तो 6 मंथ का 130 दिया हुआ है। जरा सा इसको अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। आपको फोरकास्टिंग करना है, फोरकास्टिंग करना है 7th मंथ का, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, W6 दिया हुआ है 0.5, और यही आपका क्या है, यहां पर डिमांड है। डिमांड ये हो गया D1, D2, दिस इज कॉल्ड D3, D4, D5, और ये आपका D6 हो गया। इसका मतलब गुना 130, ठीक, प्लस नेक्स्ट कितना है बच्चा, तो W5 है, W5 आपको कितना है 0.3 गुना कितना है 110 प्लस फिर कितना है, तो नेक्स्ट है D, यहां पर वेटेज कितना दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 गुना कितना वेटेज दिया हुआ है, तो यहां पर डिमांड कितना है 140, ध्यान दीजिएगा कितना है 140 है, ओके 140 है। यहां हम लोग साइड थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 140, देख लीजिए 130 6 मंथ का है, फिर 5th मंथ का 110 है, फिर आपका 4th मंथ का 140 है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2। यहां से आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के मदद से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो फटाफट आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 130 गुना 0.5, ठीक है 65 प्लस 110 गुना 0.3 33, और प्लस 140 गुना 0.2, तो ये हो गया 28, और नीचे तो कंफर्म है कि 1 ही होगा, है ना। फिर यहां से जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 33 प्लस 65, और यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 126 आंसर। तो आई होप आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ इसके मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम लोग फोरकास्टिंग का हर एक टाइप, हर एक मेथड अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और फाइनली हमारा फोरकास्टिंग का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शेड्यूलिंग आपको पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।